हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्लैरिटी में। फंडामेंटल राइट चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक कीवर्ड की एक एक आर्टिकल्स में जो सेंस निकल के आ रहा है उसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्या क्या केस होती है, क्या क्या मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और उस पर क्या जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। हमने केशवानंदा भारती केस के बारे में भी देखा था और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकल के आया, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इक्वालिटी, समानता के बारे में। समानता का अगर जब भी जिक्र करेंगे तो भारत के संविधान में इसका जिक्र आर्टिकल 14 से 18 तक किया गया है। आर्टिकल 14 को अगर स्पेसिफिक रूप से देखेंगे तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल देता है कि ये काफ़ी विस्तृत वाइडर रेंज को कवर करता है। वहीं आर्टिकल 15, 16, 17, 18 का जिक्र करेंगे तो ये किसी स्पेसिफिक ग्राउंड की बात करेगा या किसी स्पेसिफिक चीज़ की ही बात करेगा। इसमें ग्राउंड सेट कर दिया गया 15 से लेकर 18 में, लेकिन आर्टिकल 14 में किसी ग्राउंड की बात नहीं की गई है। ये काफ़ी विस्तृत एरिया को कवर करता है। तो आज हमारा जो एम है आर्टिकल 14 का डिस्कशंस करना, उसके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या क्या हैं उस अनुच्छेद में, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या सेंस निकल के आते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या कीवर्ड्स हैं, कुछ हिडन फीचर भी हैं जो आर्टिकल 14 के स्टेटमेंट में सेंस निकल के आते हैं ओवरऑल। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ चीज़ों पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में जिक्र करेंगे नेचुरल जस्टिस का। कई बार इसको लेकर कई सारे देश क्रिटिसाइज भी करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या आर्टिकल 14 को क्या लिखा गया है, क्या स्टेटमेंट है आर्टिकल 14 का। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, क्या मतलब है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो कह रहा है स्टेट को सबसे पहले ये संबोधित कर रहा है आर्टिकल 14। एक चीज़ आप इसमें क्लियर हो जाइएगा कि ये स्टेट की बात कर रहा है। कौन से स्टेट, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स मतलब कोई भी पर्सन्स किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं करेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता। द इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ कानून का समान संरक्षण। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत की सीमा के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर। वो स्टेट से बात कर रहा है, स्टेट को कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का आप कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण स्टेट करेगा भारत की सीमा के अंदर। क्या है इस बात को हम इस सेंटेंस को हम एक एक कीवर्ड्स को समझते हैं कि एनी पर्सन्स का क्या मतलब होता है। स्टेट कौन सारे किस स्टेट की बात कर रही है, राज्य सरकार है या फिर स्टेट में और भी कुछ चीज़ें आती है, उसके बारे में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है इन सब का, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट, ये जो स्टेट है, स्टेट उन स्टेट को कह रहा है जो आर्टिकल 12 में हमने बात किया था। इसमें हमारी जो सरकार होंगी, जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी, वो उसके बारे में हो जाएगा। इसके बाद जो लेजिस्लेचर जो होती है, विधायिका कह लें जिसको हिंदी में, या कार्यपालिका होगी, ये भी स्टेट के अंदर आती है। स्टेट लेजिस्लेटिव जो होगी, राज्य की सरकारें होंगी, ये भी स्टेट लेजिस्लेटिव। लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये भी स्टेट के अंदर आती हैं। तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 12 में जितने भी स्टेट की परिभाषा में आते हैं वो उन सारे स्टेट को कह रहा है। पहला ये क्लियर हो गए। नो पर्सन्स, इससे सेंस निकल के आता है नो पर्सन, यानी कोई भी पर्सन वेदर इंडियन सिटीजन्स है या नहीं है, भारत का नागरिक है या कोई विदेशी है, उसको भी कानून की नज़र में स्टेट समान उसको व्यवहार करेगी। उस विदेशियों को लेकर, जो इंडिया का नहीं है, उसको भी लेकर जो स्टेट का व्यवहार जो होगा वो एक इक्वालिटी होगा। जिस तरह से इंडियन सिटीजन्स को आप ट्रीट करेंगे आर्टिकल 14 के अनुसार, उसी तरह विदेशी को भी आप ट्रीट करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि एक रिसेंट एग्जांपल में, अभी क्रिकेट का मौसम चल रहा है वर्ल्ड कप का, तो देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आके खेलती है पूरा पीसफुल मैनर में, जबकि पाकिस्तान और इंडिया का हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, या कई सारे अन्य टेररिज्म को लेकर बात करेंगे, आतंकवाद को लेकर बात करेंगे। तो कई सारे ऐसे आपसी झगड़े चलते रहते हैं हमारे देश के साथ और पाकिस्तान के साथ, लेकिन उनकी टीम्स, उनके जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है, वो इंडिया में आकर एक शांति व्यवहार में खेल रही है, इंडिया में खेलती है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का ही कंसेप्ट है संविधान में जो इसका जिक्र किया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के समक्ष समानता, यानी स्टेट
की नज़र में सभी लोग, सभी नागरिक, वो भारतीय हो या विदेशी हो, सभी एक बराबर होंगे, समान होंगे, सेम लेवल पर होंगे। सीधा सीधा कहने का यही सेंस है। ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इसको ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कहते हैं और एवी डेसी के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है। इसका है इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब जान लीजिए कि सरकार कोई भी काम करेगी, उस काम करने से पहले अपने दिमाग में, अपने सेंस में ये रखेगी कि हमें समाज में इक्वालिटी पहले प्रीफर करना है। पहला प्रेफरेंस जो हमारा होगा वो समानता का होगा, बाद में हम कोई अदर स्टेप लेंगे। तो इसको एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। किस तरह से, क्यों इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है उसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोग जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उसको सरकार घर बना के देती है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो ये कहेगा कि आप सभी नागरिकों को घर बना के दें, सिर्फ बीपीएल धारकों को नहीं, जो जिसके पास बीपीएल का कार्ड है उसको ही नहीं, बाकी जो जितने भी हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि जो अमीर है, जैसे अंबानी है, उसको भी घर बना के दें इस योजना के तहत। एक गरीब किसान है उसको भी घर बना के दें। आप इक्वालिटी प्रीफर करेंगे, आप कोई क्राइटेरिया मत बनाइए। ये इसीलिए इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहता है। कहीं ना कहीं इसमें जस्टिस जो है इसको लैक होती है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी है। सरकार को कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कदम लेने के लिए लोगों के प्रति कुछ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो मुख्य धारा में के नीचे वाले ग्रुप हैं, कुछ जैसे कि ST SC वगैरह जो हैं, या फिर OBCs का जो अभी रिजर्वेशंस का कंसेप्ट चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को करने से ये रोकती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है उसको हम इस फोटो के जरिए समझते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि ये तीनों इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए अहमदाबाद स्टेडियम पहुंच गए। इनके पास टिकट नहीं था, गार्ड ने इनको रोक लिया, लेकिन इन तीनों पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बाउंड्री के बाहर बैरिकेड जो है उसके बाहर से आप देख सकते हैं। तो उसके उन लोगों को थोड़ा सुविधा देने के लिए गार्ड ने क्या किया कि तीनों को एक एक टूल दे दिया। इन्होंने तीनों के लिए समानता का व्यवहार किया, इक्वल ट्रीट किया तीनों को, और एक एक टूल दे दिया। कहा कि इस पर आप खड़े होकर मैच का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की हाइट सफिशिएंट थी, टूल पे खड़ा होकर इन दोनों को तो क्रिकेट का मज़ा आराम से आ रहा था। लेकिन क्या इन छोटे वाले जो पर्सन था इसके साथ जस्टिस हुआ, न्याय हुआ? तो ये चीज़ मिसिंग है इक्वालिटी बिफोर लॉ में, कि जो जिस तरह का है उसको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि जस्टिस लैक कर जाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ में। इक्वालिटी बिफोर लॉ को कहा जाता है कि एविडेसी का कंसेप्ट है। एविडेसी का कहना था कि आप सरकार कुछ भी करे, कोई भी कानून वगैरह लाए, लेकिन सबसे ऊपर होना चाहिए लॉ। वो कानून को सबसे ऊपर रखे, इसके बाद कोई भी काम करे, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करे, वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी को इक्वल ट्रीट करे। ठीक। और तीसरा जो उन्होंने कहा, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता है, उनका कहना था कि जो संविधान जो है वो लोगों के अधिकार का एक रिजल्ट है, प्रतिफल है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। ये क्या स्टेटमेंट है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए कि दो स्टूडेंट है, एक इंडियन है और एक ब्रिटेन का स्टूडेंट है, ब्रिटिश है। दोनों स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट है जो UPSC की तैयारी कर रहा है, ब्रिटिश है, मान लेते हैं कि ये MIT का तैयारी कर रहा है। तो इंडिया का जो स्टूडेंट है उन्होंने 1 साल का प्लान बनाया सबसे पहले, और उन्होंने डेली रूटीन को एक बनाया। उन्होंने कहा कि पहले मैं डेली रूटीन को बनाऊंगा, उसके बाद उसको फॉलो करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। तो उन्होंने अपना डेली रूटीन बनाया कि सुबह से 4 बजे उठना है, इसके बाद इतना 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो फर्स्ट स्लॉट में पढ़ाई करना है। फिर मतलब सारा अपना डेली प्लान को उन्होंने लिख लिया, इसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, उसको अपने ऊपर लागू करने लगा। वहीं आप ब्रिटिश की बात करेंगे, ब्रिटेन का स्टूडेंट है, उन्होंने पहले अपने आप को एनालाइज किया कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं किस तरह से डेली बिहेव करता हूँ। तो उन्होंने पाया कि मैं लेट नाइट पढ़ाई करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, तो अपना जो रूटीन रखेंगे वो लेट नाइट का रखेंगे। सुबह देर से सो के उठता हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो 10 बजे से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये चीज़ वही कह रही है, एविडेसी का वही कहना था कि पहले आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, लोगों को एनालाइज कीजिए, सोसाइटी को देखिए कि सोसाइटी में क्या चीज़ें सही है, राइट से है, फिर उसको आप कॉन्स्टिट्यूशंस में एक टेक्स्ट फॉर्म में लिखिए और उसको संविधान मानिए। लेकिन हमने अपना संविधान ऐसे नहीं किया, हमने पहले संविधान को लिखा है और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो एविडेसी का ये जो कंसेप्ट है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता है। बाकी जो दो कंसेप्ट हैं कि लो सुपरमेसी होगा, सुप्रीम होगा, सभी लोगों को स्टेट की नज़र में इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इन दोनों को हम फॉलो करते हैं। तो आई होप कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है उसको आप समझ में आ गया। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों नेगेटिव है इसके बारे में हमने समझा कि इसमें जस्टिस लैक कर जाती है। सेकंड बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसका अपोजिट मान लें। इसमें कह रहा है कि जो जिस तरह का होगा उसको उस तरह से ट्रीट कीजिए। इक्वल्स ट्रीटेड टू इक्वल, अनइक्वल ट्रीटेड टू अनइक्वल, ठीक है ना। इसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट अलाउ करता है। इसी कॉन्सेप्ट में रिजर्वेशंस को लेकर आया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट का कहना यही था कि कुछ ऐसे समाज में, सोसाइटी में कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी है जिसको कई सालों तक, वर्षों तक दबा के रखा गया। आप उसको मेन स्ट्रीम की सोसाइटी से कैसे कंपटीशन करवा सकते हैं। जो मुख्य धारा के समाज हैं और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस वाले हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, दोनों को इक्वली ट्रीटेड कैसे कर सकते हैं। इसलिए कुछ बेनिफिट्स दिया गया। आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो रिजर्वेशंस जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशंस की गई थी, तो कहीं ना कहीं इसी स्टेटमेंट के थ्रू दी गई थी, यही कॉन्सेप्ट के थ्रू, इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉज के थ्रू, ठीक है। उसको समझते हैं। तो इस फोटो को सेम ही फोटो ले सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट है कि मैच देखने के लिए गए, लेकिन इस बार जो गार्ड था उसको इक्वल प्रोटेक्शंस का कंसेप्ट अच्छे से आता था। तो उन्होंने पहले देखा कि दीवार के पीछे किसकी हाइट सफिशिएंट है, उसको उस हिसाब से बॉक्स दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लंबा वाला है, जो टॉल है, उसको कोई बॉक्स नहीं दिया। इसकी हाइट एक बॉक्स देने से सफिशिएंट हो जाती थी, तो इसको एक दिया। और वहीं इस छोटे वाले को 2 बॉक्स दिया, जिस वजह से इसकी भी हाइट सफिशिएंट हो गई और ये भी मैच का आनंद ले पा रहा है। तो ये जो गार्ड के द्वारा इन तीनों का से जो व्यवहार रहा, ट्रीटमेंट जो रहा, इसको कहते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। जो जैसा है उसको उस तरह से व्यवहार किया गार्ड ने। और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ में कहा गया कि आप एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डिस्क्रिमिनेट होगा, आपका जो अंतर करने का जो भाव होगा, वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, रिजल्ट आप पॉजिटिव वे में देंगे। अब इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट की बात की गई, यानी एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में सरकार अंतर कर सकती है और उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेट है, इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए कि स्टेट सरकार एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में अंतर करेगी, लेकिन वो अंतर करने का जो तरीका होगा, किस तरह से अंतर करेगी, उसके आर्गुमेंट किस तरह के होने चाहिए, इसके बारे में भी बात की गई। तो पहले हम उसको बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेट। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी ग्रुप को क्लासीफाई करेंगे तो वो क्लासिफिकेशंस जो आपका होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी के पक्ष में, फेवर में नहीं दे सकते या किसी के दबाव में सरकार फैसला ना ले। वो रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। और उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी बताया जिसको हम कहते हैं इंटेंजिबल डिफरेंशिया, है कि जब आप दो ग्रुप के बीच में अंतर कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो आपका जो अंतर करने का जो फैक्ट होगा, जो आपके जो तथ्य होंगे, वो प्रमाणिकता होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। कह सकते हैं एक साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, ना कि कोई रेंडमनेस दिखाई देना चाहिए कि आप किसी के फेवर में आके दो ग्रुप के बीच में अंतर कर दिए। तो इंटेंजिबल डिफरेंशिया में कुछ क्राइटेरिया को बताया गया, जैसे कि आप एज के दो ग्रुप्स को एज के तहत आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं या जेंडर को थ्रू कर सकते हैं। जैसे अब हम देख सकते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशंस की बात की गई, 50% आरक्षण की बात की जाती है। तो ये इंटेंजिबल डिफरेंशिया का मतलब वही है कि आप जब भी दो ग्रुप्स के बीच में बांट रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तो आपका अंतर एक फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर कर सकते हैं। हमारे देश में जो इनकम टैक्स है, तो उसमें इकोनॉमिक स्टेटस में आप देख सकते हैं कि वो आय के आधार पर, इनकम के आधार पर टैक्स लगाए जाते हैं। सोशल स्टेटस, कोई भी समाज, कोई भी कम्युनिटी समाज, उसका सोसाइटी में क्या स्तर है, उस स्तर पर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनकम के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटेंजिबल डिफरेंशिया का अगर आप सेंस समझेंगे तो एक एग्जांपल समझिए कि गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है और टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट दिया कि जो सांवला होगा, यानी जो काला होगा, वो 30% टैक्स देगा और जो गोरा होगा उसको थोड़ा बेनिफिट करेंगे 25%। क्या ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव वे में है क्राइटेरिया सरकार का? ये जो दो ग्रुप्स में बांटने का जो क्राइटेरिया है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है, रियल है? क्योंकि टैक्स किस आधार पर लगाई जाती है? कमाई के आधार पर कि कौन कितना कमा रहा है। तो इंटेंजिबल डिफरेंशिया यही कह रहा है कि आप
एक रियल और ऑब्जेक्टिव डिफ्रेंशिएट कीजिए। लेकिन अगर सरकार इनकम के आधार पर टैक्स लगाए तो उसको कहेंगे कि जो सरकार का बांटने का जो तरीका है वो इंटेंजिबल डिफरेंशिया के अंतर्गत है। तो यही होता है एक्चुअल मीनिंग इंटेंजिबल डिफरेंशिया का। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बात करते हैं कीवर्ड की कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आर्टिकल 361 को लेकर है कि प्रेसिडेंट जो होगा या स्टेट के जो गवर्नर होंगे, यानी राष्ट्रपति और राज्य के जो गवर्नर होंगे, वो जब तक अपनी पोस्ट पर बने हैं उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे या कोई सिविल प्रोसीजर नहीं लगाया जाएगा। और भी कई सारे ऐसे कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। वो एक्चुअल में क्यों दिए गए हैं कि उस पोस्ट की गरिमा होती है, उस वो जो पोस्ट है उसका जो स्टेटस है, उसकी जो कह सकते हैं कि प्रेस्टीजियस जो है, उसको लेकर उसको थोड़ा सा वैल्यू करने के लिए इस तरह की कुछ बेनिफिट्स दी गई है संविधान के अंदर। एक एग्जाम्पल समझिए कि भारत के राष्ट्रपति पर अगर चोरी का मुकदमा चले तो कैसा फील होता है, मतलब थोड़ा सा उस पोस्ट की गरिमा घट जाती है, बाकी देशों के सामने भी अच्छा फील नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए आर्टिकल 361 जो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शंस है, आर्टिकल 14 उस पर अब कुछ चीज़ों पर अप्लाई नहीं होती है। वहीं कुछ आर्टिकल होंगे 105 जो MP जो होते हैं संसद में, जो हम संसद के जो मेंबर होते हैं उसको कुछ फ़ायदे हैं। जैसे आर्टिकल 194 में MLA को कुछ फ़ायदे हैं कि बेसिकली उन पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, मान लें कोई भी चोरी चकारी का मुद्दा चला रहे हैं उस पर, तो 60 दिन जो सेशन स्टार्ट होने से पहले, जैसे अभी विंटर सेशन होगा सब, तो विंटर सेशन स्टार्ट होने से पहले 60 दिन पहले आप उसको नोटिस भेजेंगे कि आप पर इस मामले पर आपका मुकदमा चलाया जाएगा। ये 60 दिन जो सेशन ख़त्म होने के 60 दिन बाद उस पर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। सेशन यहाँ पर आप बीच में रख लीजिए कि मान लेते हैं कि दिसंबर के माह में सेशन स्टार्ट हो रहा है और किसी भी मंत्री पर हम किसी भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसको 60 दिन पहले, सेशन स्टार्ट होने के 60 दिन पहले या 60 दिन बाद में, 60 दिन बाद में मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि फेब के महीने में स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे कह सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में इस पर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो वही चीज़, ये बेनिफिट दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे कि कुछ डिप्लोमेट्स IFS ऑफिसर को कुछ फ़ायदे हैं एक्सेप्शंस के तौर पर। क्या फ़ायदे हैं कि मान लेते हैं भारत का जो डिप्लोमेट है, मान लेते हैं चाइना में भारत का IFS ऑफिसर है, जो विदेशी सेवा वाले ऑफिसर हैं, जो भारत की एम्बेसीज जो होती है विदेशों में, उस ऑफिसर पर कोई भी मान लेते हैं क्रिमिनल आरोप है तो उनका जो आरोप होगा उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भारत के कानून के हिसाब से होगी, ना कि चाइना के कानून के हिसाब से जो चाइना में है। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं, कुछ एक्सेप्शंस कह सकते हैं। वहीं दूसरी बात करते हैं, अगला जो कीवर्ड है हमारा नेचुरल जस्टिस का। क्या होता है नेचुरल जस्टिस, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना समझ लिए कि एवरीवन हैज़ राइट टू अ फेयर हियरिंग। हर किसी के पास, हर व्यक्ति को अपने मामले में एक साफ़ सुथरी सुनवाई करने का अधिकार है। इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। कसाब का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि हर कोई व्यक्ति जानता था कि कसाब एक टेररिस्ट था, उसने इंडिया में कितने लोगों की जानें ली, फिर भी हम अब जब उसकी प्रोसीजर को देखेंगे, उस पर कोर्ट ट्रायल चले थे, उसको भी डिफेंड करने के लिए वकील मिला था। बाकी सारे कई देश के लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि इंडियन का जो संविधान है वो किस तरह का संविधान है कि इतने बड़े टेररिस्ट को भी डिफेंड करने का मौका दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 की ही एक गुडनेस कह सकते हैं, एक अच्छाई है, जिसके वजह से हर व्यक्ति को अपने मामले में एक साफ़ सुथरी सुनवाई रखने का अधिकार है। और दूसरा जो स्टेटमेंट कहा जाता है कि नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओवन केस, अपने मामलों में कोई भी जज नहीं होगा। कभी कभी होता है कि कोई आदमी डिप्रेशन में या कोई आदमी किसी चीज़ से थक हार के कहता है कि हाँ मैंने ये किया, तो वो अपने मामलों में जज बनने का किसी को भी हक नहीं है। वो बेसिकली फैक्ट के आधार पर, सबूतों के आधार पर उस पर क्या जो भी उस पर कार्रवाई होगी या कोई भी दोषी है या निर्दोष है, इसका फैसले लेने का अधिकार कोर्ट को है। वो खुद में उस पर जज बनने का उसको अधिकार नहीं है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट जो आर्टिकल 15, 16 की बात करेंगे और रिजर्वेशंस को एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। और अगले एक चैप्टर GS1 की भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशंस।